आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद रीना इस चैनल पर। इस चैनल पर हमने शल्य तंत्र ये सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देख लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, जो कि है जनरल स्कीम ऑफ सर्जिकल केस टेकिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अब सर्जिकल केस टेकिंग की डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन में ये कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसलिए कि सर्जिकल केस। तो आइए देखते हैं अब सर्जिकल केस टेकिंग की डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन में ये कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसलिए कि सर्जिकल केस टेकिंग वैसे होनी चाहिए। इसमें ये मेंशन किया है कि इसमें ये प्रैक्टिस मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो मस्ट है और प्रोफेशनल के लिए तो हैबिचुअल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि सर्जिकल केस टेकिंग की स्कीम में कौन से पॉइंट इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट है अपना हिस्ट्री टेकिंग, सेकंड है इसका फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है इसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है क्लिनिकल डायग्नोसिस, फिफ्थ है इसका ट्रीटमेंट जो कि मेडिकल और सर्जिकल दोनों है, सिक्स्थ है इसका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेस, सेवंथ है फॉलोअप, और एट है टर्मिनेशन। तो आइए जानते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट जो कि है हिस्ट्री टेकिंग। जैसे कि सब मेडिकल स्टूडेंट को पता ही रहता है, हिस्ट्री टेकिंग आधा डायग्नोसिस कर देता है। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग। इसमें सबसे पहले आता है नेम। नेम जानने से हम उस पेशेंट को एक कंफर्ट देते हैं और ये रैपोर्ट बिल्ड करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है इसका एज। एज से हम एज रिलेटेड डिसऑर्डर का भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो ज्यादातर वृद्धजनों में ज्यादातर होता है और कॉन्जेनिटल एनामोलिस ज्यादातर इन्फांट में देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है सेक्स रिलेटेड डिसीजेस, मतलब सेक्स जानना है अपने को हिस्ट्री में। सेक्स रिलेटेड डिसीज में थायराइड डिसऑर्डर और किडनी डिसऑर्डर ज्यादातर इनमें वुमन में होते हैं, यानी कि वुमन में इनका रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है। और जो भी पेशेंट के साथ उनके साथ जो आते हैं उनसे भी हमने हिस्ट्री जाननी चाहिए, जिससे अपने को हेल्प होती है कोई भी डिसीज डायग्नोज करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं हम रिलीजन। रिलीजन से भी डिसीज रिलेट हो सकता है, जैसे कि जो ज्यूस और मुस्लिम में होते हैं वहां पे रिलीजियस सर्कमसिजन होता है, तो उससे कार्सिनोमा पेनिस भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम सोशल स्टेटस पे। हायर सोशल स्टेटस जिस इंडिविजुअल का रहता है उनको अपेंडिसाइटिस ये डिसीज बहुत कॉमन है। वैसे ही जिनका सोशल स्टेटस लोअर रहता है उनको ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम ऑक्यूपेशन। जैसे कि हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड या ऑक्यूपेशनल डिजीज होते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस कंडक्टर में वेरिकोज वेन होता है ज्यादातर, डाई वर्कर में होता है ब्लैडर का कैंसर, और टेनिस एल्बो होता है टेनिस प्लेयरों में। उसके बाद हमने ऐसा भी देखा था कि स्टूडेंट्स एल्बो भी स्टूडेंट में हो सकता है। तो ये सब ऑक्यूपेशनल डिसीज में आते हैं। उसके बाद आता है रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब रहने की जगह। जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर हमें अलग अलग डिसीजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि उड़ीसा में देखें तो हम फिलारियासिस को ज्यादातर देखते हैं, वेस्ट बंगाल में देखें तो लेप्रोसी ज्यादातर देखने को मिलता है, या इजिप्ट में हम देखें तो बिल्हारजियासिस ये एक डिसीज होता है, वो हमने को देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखते हैं हम चीफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो चीफ कंप्लेंट्स कैसे करने हैं अपने को, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये कैसे कैसे अपेयर होते हैं, ऐसे हम चीफ कंप्लेंट्स को लिस्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं, आपको ये कंप्लेंट किस देर तक थी, कितने दिनों तक थी, कितने दिन से है, ये सब हम पूछ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि हम नेक का जो साइनस होता है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग होती है 1 ईयर में, 1 ईयर तक स्वेलिंग रहती है उसकी। फीवर मोस्टली 10 मंथ तक रहता है। पेन इन स्वेलिंग ये 6 मंथ तक रहता है, और साइनसिस नेक 1 मंथ का रहता है। हमने तो ये सारे सिम्टम्स तो देख लिए, लेकिन ये सब लिस्ट कैसे करने हैं, तो इनकी सीवियरिटी पर इनको लिस्ट करने हैं। ठीक है, फिर हम जानते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम देखते हैं कि फर्स्ट सिम्टम कहाँ अपियर हुआ और कितनी देर तक वो चला, अप टू द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट मतलब ये डिसीज जो भी पेन है, व्याधि है, ये सडन है या ग्रेजुअल है, या फिर उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, ये हम मोड ऑफ ऑनसेट में देखते हैं। दूसरा आता है प्रोग्रेस ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, किस ऑर्डर में डेवलप हो रहे हैं, ये हम पेशेंट को पूछते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें ट्रीटमेंट रिसीव, आपने कौन सी ट्रीटमेंट ली थी, पहले कौन से डॉक्टर के पास गए थे, ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और याद रखिए एक अच्छा डॉक्टर हमेशा पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में आंसर मतलब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और आंसर भी का अंदाजा उनसे लगा लेता है। जैसे कि आप ये नहीं पूछ सकते कि आपका राइट स्कैपुला में पेन है क्या, आप लेफ्ट स्कैपुला में पेन है, आप सीधा सीधा पूछिए कि आपके पीठ में कहाँ पर पेन है, कौन सी साइड में हो रहा है पेन। ऐसे क्वेश्चन आप पूछे, ओपन माइंडेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जिसका आंसर येस या नो में ना हो। ठीक है, मतलब ज्यादातर आपको डिस्क्रिप्शन जानना है पेन का या फिर व्याधि का।
ऐसे हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की क्या है। पास्ट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन से डिसीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हुए हैं, मतलब सबसे पहले डिसीज होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो डिसीज हुए हैं वो लिस्ट किए जाएंगे। इसमें इसमें करंट इलनेस भी शामिल करते हैं हम, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिसीजेस अनरिलेटेड टू करंट इलनेस, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज हो सकते हैं, टीबी होता है, साइफिलिस होता है, अस्थमा रहता है। ये कोई डिसीज से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम इनको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी डिसीजेस मेंशन करने पड़ते हैं जो कि स्पेशल टाइप्स या फिर उनका अलग कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्रग हिस्ट्री। पेशेंट को हमने ये जरूर पूछना चाहिए कि आपने पहले कौन सी दवाइयाँ ली थी, आप पहले कौन सा कोर्स किया था, आप कौन से डॉक्टर के पास पहले गए थे, आपने कौन सी दवाइयाँ ली थी। ये फिलहाल इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट इलनेस एज वेल एज एनेस्थेटिक प्लानिंग्स। यानी कि हम अगर अपने को बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई और अपने को ऑपरेशन प्लान करना है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पेशेंट ने प्रीवियस ड्रग कौन से लिए थे, ताकि हम आगे के प्रोसीजर इजिली कर पाए। इसमें स्पेशल अटेंशन इसको देना पड़ता है कि अगर पेशेंट स्टेरॉइड्स लेता है, इंसुलिन लेता है, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरेटिक्स, एर्गोट डेरिवेटिव्स, ऐसे अगर वो ड्रग्स लेता है तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, इसलिए ड्रग हिस्ट्री जानना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंट की हिस्ट्री में इसकी एलर्जी को जानना। जैसे कि अगर एलर्जी उसको है तो हम क्या उसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर कौन सी दवाई उसको फेवर नहीं करेगी, ये सब जानकारी हमें हिस्ट्री ऑफ एलर्जी से मिल सकती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ऑलवेज रिकॉर्डेड, ठीक है। एलर्जी को हमेशा रिकॉर्ड करना चाहिए हिस्ट्री में। एलर्जीज और मेडिसिन या डाइट, इसका भी मेंशन हिस्ट्री में होना चाहिए। ये क्लियरली दिखना चाहिए, इसलिए हमें इनको रेड इंक से नोट करना चाहिए, या फिर रेड इंक से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। एलर्जी पता होने से हमें उसके कॉम्प्लिकेशन का भी पता चल जाता है, और हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे आगे तकलीफ पेशेंट को ना हो, ठीक है। फिर आप 7 पॉइंट पे आते हैं पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आते हैं कि पेशेंट को कौन से हैबिट्स है। जैसे कि स्मोकिंग है तो कितना फ्रीक्वेंट स्मोकिंग है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग है, चेन स्मोकर है, या फिर कम स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक उनका कम है ये ज्यादा है, ये हमें हिस्ट्री में लेना चाहिए। उनका डाइट क्या है, जैसे कि स्पाइसी ज्यादा खाते हैं कि मीठा ज्यादा खाते हैं, या बहुत सारा ऐसा खाते हैं कि जो पेट को एकदम सूट नहीं होता, कहीं पचा हुआ ना खाना, मतलब अजीर्ण टाइप वगैरह हो जाना, ये सब डाइट। और जो कि हमें इंटेस्टाइन के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डाइट से मिल जाती है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस उनका देखना। जैसे कि वुमेन के लिए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होता है कि नहीं होता, साइकिल की डिटेल्स, मतलब कितने दिनों में होती है, कितने दिन चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका, रेगुलर होता है कि नहीं होता है, उनका पेन किस तरह का होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, लाइक प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ था कि नहीं हुआ था, उनकी डिलीवरी टाइप क्या थी, सी सेक्शन किया था क्या, यानी सीजर की वगैरह किया था क्या, वजन डिस्चार्ज में एनोमली मिलती है क्या, ये सब पॉइंट्स पर्सनल हिस्ट्री में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे की प्रोसीजर इजीली हो पाए। दूसरा मेजर पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन 3 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है जनरल सर्वे, दूसरा है लोकल एग्जामिनेशन, और तीसरा है जनरल एग्जामिनेशन। तो आइए इन सबको अब देखते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जनरल सर्वे। जनरल सर्वे में हम देखते हैं कि पेशेंट को कौन सी इलनेस है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, उसका इंटेलिजेंस कैसा है, बिल्ड कैसा है, न्यूट्रिशन क्या है, एटीट्यूड कैसा है, डेक्यूबिटस यानी कि वो सोता है तब उसकी पोजीशन क्या रहती है, उसका स्किन कलर, स्किन एरप्शंस, उसका पल्स रेट, रेस्पिरेशन कैसा है, और उसका टेम्परेचर क्या रहता है, ये हम जनरल सर्वे में देखते हैं। तो जनरल सर्वे में की पॉइंट जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि जनरल सर्वे पेशेंट जब क्लिनिक में एंटर होता है तभी ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जनरल सर्वे हमेशा डे लाइट में ही होना मैक्सिमम टाइम हम पॉसिबल करते हैं कि ये सब डे लाइट में हो, ताकि जॉन्डिस जैसे जो डिसीज है उनका हम फाइंड आउट जल्दी कर सके। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि फीमेल पेशेंट के पास एक अटेंडेंट नर्स होनी चाहिए, और पेशेंट शुड बी इन ड्रेसिंग राउंड, जो भी उनका वॉशरूम रहता है हॉस्पिटल का उसमें पेशेंट रहना चाहिए। फिर आता है जनरल असेसमेंट ऑफ इलनेस। जनरल असेसमेंट ऑफ इलनेस में हम क्या करते हैं कि ये देखते ही पेशेंट को देखते ही हम जनरल असेसमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी शुड बी डन एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। दूसरा पॉइंट इसका आता है कि
प्रायोरिटाइज अर्जेंट फाइंडिंग्स इन सीवियरिटी इल पेशेंट, यानी कि जो ज्यादा पेशेंट इल है उनमें ज्यादा सीवियरिटी दिखती है, उन पेशेंट को हमने प्रायोरिटाइज पहले करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इसमें फोकस ऑन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसका डिसीज का डायग्नोसिस करें और उसके तहत ट्रीटमेंट भी प्लान करें। ये आता है इसका तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं जनरल स्टेट एंड इंटेलिजेंस ऑफ पेशेंट। ये क्या होता है, ये जनरल स्टेट और इंटेलिजेंस क्यों देखना पड़ता है कि जैसे जो क्रोनिक इलनेस में रहते हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट को खुद भी नहीं समझ आता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसको बहुत देर से अगर कोई इलनेस रहती है तो उसमें मेंटल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस जानना बहुत जरूरी है। जैसे पेशेंट हिस्ट्री पर हम बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। अगर कोई क्रोनिक इलनेस अगर हो, जैसे कि मेटालिक पॉइजनिंग जो हो सकती है वो ज्यादा क्रोनिक हो, अगर कोई पेशेंट जो है वो, जैसे कि हम देखते हैं कोई फैक्ट्री या इसमें काम करता है तो उसको क्रोनिक इलनेस रह सकती है, इसलिए उसका मेंटल स्टेट और इंटेलिजेंस जानना जरूरी है। मेंटल स्टेट के बारे में एक चीज और है कि हेड इंजरी में स्पेशली मेंटल स्टेट या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं 5 स्टेजेस मेंटल स्टेजेस के। पहला स्टेज है फुल कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड, यानी कि पेशेंट्स कॉन्शियस भी है और जो भी हम उसको बोलते हैं वो उसका ओरिएंटेशन वो अच्छे से करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करता है। सेकंड पॉइंट है इसका फुल्ली कॉन्शियस बट डिसओरिएंटेड, यानी कि वो फुल्ली कॉन्शियस तो है, अपनी जो अपने ये उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो हमेशा समझता अच्छे से है, लेकिन वो डिसओरिएंटेड है, मतलब कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता या फिर करने में उसको डिफिकल्टी आती है। फिर आता है तीसरा पॉइंट सेमी कॉन्शियस, यानी कि ड्राउजी बट अराउजेबल। ड्राउजी मतलब वो धुंधला धुंधला सा रहता है, सेमी कॉन्शियस है। फोर्थ पॉइंट है इसका अनकॉन्शियस, यानी कि स्टूपर या फिर सिर्फ पेन को ही रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें अनकॉन्शियस आता है। या फिर अनकॉन्शियस जिसमें कोमा या फिर अनरिस्पॉन्सिवनेस रहता है जो कि ज्यादा सीवियर हो जाता है, इसमें हम मेंटल स्टेट चेक करते हैं, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखते हैं। उसमें आता है बाद में बिल्ड और स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। तो बिल्ड ऑफ एंड स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि बॉडी बिल्ड कैन हिट एट क्लिनिकल कंडीशन, यानी कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है ये हमें बॉडी बिल्ड से हमें पता ही चल जाता है। जैसे कि कैचेटिक पेशेंट में एब्डोमिनल लंप में भी इंडिकेट जीआई ट्रैक्ट कार्सिनोमा। जैसे कि कैचेटिक पेशेंट है, अगर उसको एब्डोमिनल लंप होता है यानी कि पेट में लंप उसको मिलता है डॉक्टर को, तो ऐसा इंडिकेट हो सकता है कि इसको जीआई ट्रैक्ट कार्सिनोमा हो सकता है, यानी कि कार्सिनोमा मतलब कैंसर, जीआई ट्रैक्ट का कैंसर इसको हो सकता है। ये हम कैचेटिक पेशेंट में उसको एब्डोमिनल लंप है, ये उसके बिल्ड और स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन से हम पता कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम पेशेंट का एटीट्यूड। पेशेंट का एटीट्यूड कैसा है, ये हमें प्रोवाइड डायग्नोस्टिक क्लू, मतलब डायग्नोसिस भी एटीट्यूड से हम कर सकते हैं। जैसे कि पेरिटोनाइटिस में पेशेंट लाइफ स्टिल, मतलब पेशेंट वैसे के वैसे पड़ा रहता है पेरिटोनाइटिस में। कॉलर पेन जो रहता है उसमें पेशेंट रेस्टलेस रहता है। मेनिंजाइटिस में पेशेंट क्या क्या रहता है कि नेक रिट्रैक्शन रहती है और रिजिडिटी, मतलब ज्यादा ही नेक ऐसे जकड़ जाती है मेनिंजाइटिस में। और हिप फ्रैक्चर में क्या रहता है कि वो हेल्पलेसली और इवर्टेड लेग रहता है, मतलब पेशेंट को ऐसा बहुत ज्यादा पेन होता है और उसके लेग इवर्टेड रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गेट। गेट से भी हमें पेशेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे कि एबनॉर्मल गेट जो रहते हैं उसमें पेन, बोन और जॉइंट के डिसऑर्डर, मसल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी भी देखने को मिल सकती है, और साइकाट्रिक डिसीजेज भी हमें गेट से पता चल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम जनरल फिजिकल एंड केस टेकिंग। ठीक है, पहला हम देखते हैं फेसेस। फेसेस में कौन से जनरल फिजिकल साइंस हमने को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम घर में भी जब रहते हैं तो हमें अगर कोई बीमार है तो उसके फेस से ही पता चल जाता है कि इसको कोई बीमारी है या कुछ है। मेंटल और फिजिकल स्टेट का ये एक रिफ्लेक्शन रहता है। आइए अब कुछ देखते हैं डायग्नोस्टिक फेसिस, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा डिसीज पेशेंट को हो सकता है। पहला है फेसिस हिपोक्रेटिया, जो कि है जनरलाइज पेरिटोनाइटिस में अपने को देखने को मिल सकता है। दूसरा है रिसस सार्डोनिकस, जो कि हमें टीटानस में देखने को मिल सकता है। तीसरा है मास्क लाइक फेस, जो कि है पार्किंसोनिज्म में मिल सकता है। फोर्थ है अपना मून फेस। मून फेस कशिंग सिंड्रोम में देखा जा सकता है। फिफ्थ है अपना एडेनॉइड फेसिस, जो कि है हाइपरट्रोफाइड एडेनॉइड्स में हमने देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम डेक्यूबिटस। डेक्यूबिटस मतलब अगर पेशेंट सो रहा है तो उसका पोजीशन कैसी है। जैसे कि मे इंडिकेट स्पेसिफिक कंडीशन लाइक कर्ल्ड अप पोस्चर इन सेरिब्रल इरिटेशन। सेरिब्रल इरिटेशन जहां पर होता है वहां पर कर्ल्ड अप पोस्चर अपने को देखने को मिलता है। पेशेंट जब सोता है तो वो कर्ल्ड अप हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कलर ऑफ स्किन, जैसे कि पैलर, साइनोसिस, जॉन्डिस, ये सब साइन
अपने को देखने को मिल सकते हैं और उससे हम डायग्नोसिस भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम पैलर। पैलर का देखने को मिलता है तो मैसिव हेमोरेज, शॉक या अनीमिया में हमें पैलर देखने को मिलता है। लोअर कंजक्टिवा, लिप्स, चीक्स, नेल बेड्स और पाल्मर क्रीजेस, यही सब पैलर चेक करने के लोकेशंस है। उसके बाद आता है साइनोसिस। ये क्या होता है तो ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है ड्यू टू एक्सेस रिड्यूस हीमोग्लोबिन। एक्सेस रिड्यूस हीमोग्लोबिन से साइनोसिस देखने को मिल सकता है। तो इसके दो टाइप जनरली देखने को मिलते हैं, एक है पेरिफेरल साइनोसिस, दूसरा है सेंट्रल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस कैसे हो सकता है तो पुअर परफ्यूजन, जैसे कि इसका एग्जांपल है कोल्ड एक्सपोजर या फिर लो कार्डियक आउटपुट में पेरिफेरल साइनोसिस मिल सकता है। दूसरा है सेंट्रल साइनोसिस, जो कि लो आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन से हमें देखने को मिल सकता है। साइनोसिस क्या है तो इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 5 ग्राम पर डीएल ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन। ठीक है, साइनोसिस कब होता है, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 5 ग्राम पर डीएल से रिड्यूस हो जाए तो हमें साइनोसिस देखने को मिल सकता है। ये सीवर एनीमिया में देखने को नहीं मिलता, जहां पर लो टोटल हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से साइनोसिस नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 5 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तो हमें साइनोसिस देखने को मिल सकता है। तो साइनोसिस देखने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, नेल बेड चेक कर सकते हैं, उसका नोज स्टिक चेक कर सकते हैं, आर्म्स चेक कर सकते हैं और टोज चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें साइनोसिस के सिम्टम्स पता लगते हैं। इससे डायग्नोसिस से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अब हम देखते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस का असेसमेंट कैसे होता है तो जॉन्डिस जिससे होता है वो हम देखते हैं। जॉन्डिस कैसे होता है, कॉज बाय एक्सेस बाइल पिगमेंट्स दैट इज बिलिरुबिन इन प्लाज्मा। बिलिरुबिन के एक्सेस से अगर वो प्लाज्मा में बढ़ जाता है तो उससे जॉन्डिस हुआ ये हमें पता चलता है। तो जॉन्डिस की वेराइटी हम देखते हैं, जैसे कि स्किन शोज अन आइसेट्रिक येलो एंड येलो टिंट रेंजिंग फ्रॉम फेंट येलो। फेंट येलो किसमें रहता है तो वायरल हेपेटाइटिस में हमें मिलता है, और ऑलिव ग्रीनिश येलो जो कि हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मिलता है। जॉन्डिस देखने के लिए कॉमन साइट जो है वो हम देखते हैं अब, जैसे कि स्क्लेरा ऑफ द आइस, नेल बेड्स, लोब्यूल ऑफ द ईयर, टीप ऑफ द नोज, अंडर सरफेस ऑफ द स्टंग, ये सब जॉन्डिस देखने के साइट्स है। जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस में कॉज ग्रीनिश डिस्कलरेशन ड्यू टू बिलीवर्डिन एंड स्क्रैच मार्क्स ड्यू टू प्रूराइटिस। जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस है, मतलब बहुत देर तक चलने वाले जॉन्डिस रहते हैं, वो रहते हैं क्रोनिक, जिसको ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है जो कि होता है बिलीवर्डिन से, और स्क्रैच मार्क्स आते हैं प्रूराइटिस से। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हाइपर कैरोटोनियमिया। मतलब इसमें क्या रहता है कि जो पेशेंट रहता है वो वेजिटेरियन रहता है या फिर एक्सेसिव कैरेट का कंजप्शन अब कर रहा है, इससे वो हाइपर कैरोटोनियमिया जॉन्डिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाता है। लेकिन ये हाइपर कैरोटोनियमिया जो रहता है वो स्क्लेरा में नहीं होता, इसके वजह से हम उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जॉन्डिस में। अब हम देखते हैं स्किन इरप्शंस। स्किन इरप्शंस में आता है पहला मैक्यूल, दूसरा आता है पेप्यूल्स, तीसरा है वेसिकल्स, चौथा है पसल्स और फिफ्थ है व्हील्स। तो हम एक एक करके देखते हैं। मैक्यूल्स क्या रहता है तो फ्लैट डिस्कलरेशन है। फ्लैट डिस्कलरेशन का एग्जांपल है नेवस और एरिथेमा, और इसमें ज्यादातर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जिसको हम मैक्यूल बोलते हैं। दूसरा है पेप्यूल्स। पेप्यूल्स क्या रहता है तो वो रहता है सॉलिड रेड लेजन्स, फॉर एग्जांपल वार्ड्स और ग्रैनुलोमास। तीसरा आता है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या रहता है तो एलिवेटेड लेशंस रहता है विथ क्लियर और मिल्की फ्लूइड, यहाँ पर इसमें पारदर्शक या फिर मिल्की फ्लूइड का अपीयरेंस रहता है। फिर फोर्थ है इसका पसल्स। पसल्स में क्या रहता है तो पस जमा हो जाता है, ये भी वेसिकल्स की तरह रहता है बट फिल्ड विथ पस। ठीक है, और फिफ्थ आता है वीज। वीज क्या रहता है तो रेस एडेमेटस लेशंस रहता है ये, जो कि ईचिंग से पैदा होता है। ये हमें टिपिकल इन अर्टिकारिया अर्टिकारिया में हम देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं पल्स। पल्स क्या है तो ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर है किसका तो ये सीवियरिटी ऑफ इलनेस का इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस, इसका ये एग्जांपल है पल्स। रिफ्लेक्स कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। पल्स से हमें कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन क्या है ये हमें पता चलता है। इसकी एसिस क्या है तो इसका रेट फास्ट या स्लो रह सकता है। रिदम क्या ऐसा रहता है तो रेगुलर या इरेगुलर रह सकता है। टेंशन और फोर्स कैसा रह सकता है तो ये बीपी से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हो सकता है। वॉल्यूम कैसा रह सकता है तो ये पल्स प्रेशर से हम वॉल्यूम पता कर सकते हैं। कैरेक्टर कैसा रह सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर हैमर पल्स इसका एक टाइप है। और कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल्स कैसा रखता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में जो रहता है उसमें हम कंडीशन ऑफ आर्टेरियल वॉल्स में एबनॉर्मलिटी देखी जा सकती है। फिर देखते हैं हम रेस्पिरेशन से।
रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक एनेस्थेसिया, टैकिपनिया, स्लो एंड डीप रेस्पिरेशन और इरेगुलर डीप ब्रीदिंग, ये इसके कुछ सिम्टम्स है वो हम देखते हैं। जैसे कि टैकिपनिया, टैकिपनिया कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, तो ये फीवर, शॉक और हाइपोक्सिया में देखने को मिल सकता है। स्लो या डीप रेस्पिरेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सेरिब्रल कंप्रेशन में हमें देखने को मिल सकता है। इरेगुलर ब्रीदिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये चाइन स्ट्रोक सिंड्रोम में, जहाँ पे अल्टरनेटिंग डीपनिंग ऑफ और वेंटिलेशन ऑफ एपनिया मतलब ब्रीथलेसनेस हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, तो मेजर्ड ओरली और इन एक्जिला। ओरल का कैसे मेजर करते हैं, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर रहता है ओरल से एक्जिला में, ठीक है। इसमें फीवर के टाइप्स हमें पता चल सकते हैं टेम्परेचर से, जैसे कि कंटिन्यूट फीवर अगर रहा तो ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएशन विदाउट रीचिंग नॉर्मल। अगर नॉर्मल से वो कम आ ही नहीं रहा, मतलब 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस का ज्यादा ही फ्लक्चुएशन उसमें दिखा रहा है, तो इसमें कंटिन्यूट फीवर इसको रह सकता है। फिर है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर क्या रहता है, तो वो डेली है। डेली फ्लक्चुएशन कहाँ पर है, तो ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज्यादा मिलते हैं तो उसमें रेमिटेंट फीवर हमने को मिलता है। तीसरा है इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में फीवर प्रेजेंट फॉर फीवर, कुछ ही घंटे के लिए फीवर रहता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वार्टिडियन या फिर डेली फीवर। क्वार्टिडियन मतलब जो डेली फीवर आता है उसको क्वार्टिडियन बोलते हैं। टर्शियन में एवरी अदर डे मतलब एक दिन के बाद जो फीवर आता है उसको टर्शियन बोलते हैं। और बाद में उसके आता है क्वार्टर, मतलब जो एवरी थर्ड डे मतलब 2 दिन के बाद जो फीवर आता है उसको क्वार्टर फीवर हम बोलते हैं। फिर आता है हमारा लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन क्रूशियल पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का, जो कि हमें डायग्नोसिस तक पहुंचने को हेल्प करता है, ठीक है। तो लोकल एग्जामिनेशन में जैसे कि हमने सेकंड ईयर में ही देखा था कि क्या रहता है, तो इट इंक्लूड्स इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, मूवमेंट्स, मेजरमेंट्स और लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन। ये सब बातें लोकल एग्जामिनेशन में हम करते हैं। तो इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, तो विजुअल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। पाल्पेशन कैसे करते हैं, तो हैंड्स से हम पाल्पेशन कर सकते हैं। परकशन कैसे है, जैसे कि टैपिंग, एक्सेस, अंडरलाइन स्ट्रक्चर जो कि अंदर के स्ट्रक्चर मौजूद है उससे हम परकशन से कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप से हम करते हैं। मूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, तो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट्स का पता लगा सकता है। मेजरमेंट मतलब कोई पार्ट अफेक्टेड है, किसमें एबनॉर्मल है, हम मेजरमेंट से पता कर सकते हैं। और लिम्फ नोड एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, अगर किसी पार्ट में लिम्फ जमा हो गया है तो उसमें हम लिम्फ नोड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन का ही पॉइंट हो गया है। फिर हम देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन लोकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है। जनरल एग्जामिनेशन क्रोनिक केसेस में तो करना मैंडेटरी है, लेकिन हम एक्यूट केसेस में इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स आते हैं, तो पहला देखते हैं हम उसका डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये जनरल एग्जामिनेशन में फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है उसका सिलेक्टिंग टाइप ऑफ एनेस्थेटिक। ऑपरेशन या ऑपरेटिव प्रोसीजर में कौन सा एनेस्थेटिक देना है, कौन से ड्रग पेशेंट को चालू है, इसके बेसिस पे हम तय करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा होगा, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट है कफ के लिए, या फिर एनलार्ज प्रोस्टेट है, स्ट्रिक्चर है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ऑपरेशन के। इनके नेचर हम पता करते हैं जनरल एग्जामिनेशन में। फिर फोर्थ पॉइंट आता है डिटरमाइनिंग प्रोग्नोसिस। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, ये हम प्रोग्नोसिस में देखते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रहता है, तो मेड आफ्टर इनिशियल एग्जामिनेशन। इनिशियल एग्जामिनेशन की बात करने की प्रोसेस है, लेकिन बिफोर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो पहले किया जाता है और जो इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है वो है प्रोविजनल डायग्नोसिस। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस कंसिडर करता है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे इसका फोकस रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे करते हैं, जो कि विसरा के रूट्स रहते हैं, जैसे ब्लड, यूरिन और स्टूल, इसमें हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चोजन बेस्ड ऑन प्रोविजनल डायग्नोसिस। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं, प्रोविजनल डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, ठीक है। इसका एम क्या रहता है, टू अराइव एट डेफिनेटिव डायग्नोसिस, मतलब परफेक्ट डायग्नोसिस का डिसीजन लेना या फिर डिसाइड करना कि डायग्नोसिस क्या हुआ है, ये डिसीज कौन सा है, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से हम पता चलता है। फिर आता है अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का कब करते हैं हम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बात करते हैं इसके, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ब्रेस्ट कैंसर इनटू स्टेज एंड मेटास्टैटिक स्प्रेड, इन हर्निया केस में हम मेंशन करते हैं इसके टाइप्स या फिर उसके कंटेंट, ठीक है। ये है क्लिनिकल डायग्नोसिस। फिर उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम,
मस्ट रिकॉर्ड बोथ मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो प्रकार के होते हैं, मेडिकल और सर्जिकल। ये दोनों ट्रीटमेंट हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो ड्रग्स आते हैं, डोजेज आते हैं और उसका ड्यूरेशन आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो टाइप ऑफ एनेस्थेशिया, एनेस्थेटिक यूज इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। नेम ऑफ एनेस्थेटिस्ट, मतलब जो एनेस्थेशिया दे रहा है उसको नोट डाउन किया जाता है। नेम ऑफ सर्जन, सर्जन के बारे में रहता है रिकॉर्ड। पेशेंट पोजीशन ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, पेशेंट का पोजीशन क्या है ऑपरेशन थिएटर पे, ऑपरेशन टेबल पे उसका पोजीशन क्या है, ये इसमें नोट डाउन किया जाता है। टाइप ऑफ इंसिजन, कौन सा इंसिजन हमने किया है, ये भी सर्जिकल ट्रीटमेंट में दिया रहता है। टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन में कौन सा टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो भी दिया रहता है। क्लोजर मेथड भी दिया रहता है। और वेदर ड्रेनेज वॉज यूज और नॉट, मतलब जो ड्रेनेज था वो हमने यूज किया या नहीं किया, उसमें ये भी ट्रीटमेंट में हमें रिकॉर्ड मिलता है। पेशेंट का प्रोग्रेस जानना बहुत ही जरूरी है। डेली प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखना ये पेशेंट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि उसका टर्मिनेशन इजीली हो सके। प्रोग्रेस में क्या इंक्लूड करते हैं हम, एनी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब ऑपरेशन के बाद जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें प्रोग्रेस में इंक्लूड किया जा सकता है। ड्रेसिंग वगैरह ये सब प्रोग्रेस में इंक्लूड किया जाता है। कंडीशन ऑफ द वुंड एंड ओवरऑल रिकवरी स्टेटस, रिकवरी स्टेटस भी प्रोग्रेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फॉलोअप। स्टार्ट्स आफ्टर द पेशेंट इज डिस्चार्ज, मतलब पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद जो रहता है वो रहता है फॉलोअप। ठीक है, तो कंटिन्यू कब रहता है, जब तक वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ अपनी अटेंड नहीं कर पाता। जैसे देखता है स्टूडेंट शुड लर्न टू प्रिपेयर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट समराइजिंग। हर एक स्टूडेंट को डिस्चार्ज के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको समराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलोअप में आता क्या है, डायग्नोसिस आता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आता है, ट्रीटमेंट गिवन, पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइजेस, शेड्यूल फॉलो अपडेट, पेशेंट प्रोग्रेस, कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट और सर्जन्स एडवाइस, ये सब फॉलोअप में हमें रिकॉर्ड मिलता है। उसके बाद आता है टर्मिनेशन, फाइनल एंट्री ऑफ पेशेंट हिस्ट्री शीट। टर्मिनेशन क्या है, तो ये फाइनल एंट्री है पेशेंट की हिस्ट्री शीट का। इसमें क्या मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, वेदर द पेशेंट वाज क्योर्ड, रिलीव्ड और नॉट क्योर, पेशेंट ठीक हुआ, उसको आराम मिला या फिर क्योर नहीं हुआ, ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें। कॉज ऑफ डेथ, अगर पेशेंट की डेथ होती है तो कॉज ऑफ डेथ क्या है ये भी हम टर्मिनेशन में इंक्लूड करते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग इफ डन, मतलब पोस्टमार्टम यानी कि सस्पिशियस डेथ अगर पेशेंट की हो गई है तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिला, ये भी टर्मिनेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं।